नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज। करियर कोच इस कार्यक्रम में आज बात तीन पर्दों की। जी हाँ, बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा और आजकल की टाइम में एक तीसरा पर्दा भी आ गया है। इन तीनों पर्दों की क्या खासियत है, ये तीनों पर्दे क्या हैं और इनमें करियर का कितना स्कोप है। मैं बात कर रहा हूँ सिनेमा, टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। तो इन सब मुद्दों पर करेंगे बात। आप अपने इस कार्यक्रम करियर कोच में आप बने रहिए हमारे साथ। और आज जो कोच हमारे साथ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, दरअसल उनका जो व्यक्तित्व है और कृतित्व है वो एक दो लाइनों में नहीं आ सकता, क्योंकि वो साहित्य से लेकर सिनेमा तक, शिक्षा से लेकर समाज सेवा तक कितना कुछ करते हैं। और वही 24 आवर्स जो आपके पास हैं वही हमारे पास हैं और वही उनके पास हैं। इसके बाद भी वो अपना समय प्रबंधन इतने अच्छे से करते हैं कि वो सब जगह अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर संदीप अवस्थी जी की। बहुत बहुत स्वागत है अवस्थी जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। अवस्थी जी के बारे में मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा एक संक्षेप में परिचय दे दूं कि अजमेर राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी भी इन्होंने किया है और मानद उपाधि भी इनको प्राप्त है। और साथ ही में 10 किताबें इन्होंने लिखी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिक्षा जगत से बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं और तो वहीं पर सिनेमा से भी जुड़े हुए हैं। और अगर मैं इनके कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या इनको सम्मान मिले हैं, तो उनमें से हिंदी सेवा सम्मान कैलिफोर्निया अमेरिका से मिला हुआ है, लास्ट ईयर ही यानी 2020 में मिला था। और इसके अलावा बहुत से विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर वो कहानी और कविताएं जो उन्होंने लिखी हैं वो वहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल है। केंद्रीय हिंदी सचिवालय मॉरिशस, वहाँ पर हिंदी और फिलॉसफी की वैश्विक स्वीकार्यता हो, इसके दिशा में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और शायद उसी का परिणाम है कि उनको साहित्य भूषण सम्मान 2021 में मिला है। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक और दार्शनिक सम्मान जो दिया जाता है उसका एक जूरी है, उस जूरी के वो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं। शिक्षाविद हैं, मीडिया विशेषज्ञ हैं, आलोचक हैं और शोध जो है भी करवाते हैं अपने अंडर में अपने स्टूडेंट्स के। यानी एक तरीके से वो पीएचडी के जो स्कॉलर्स होते हैं उनके गाइड भी हैं। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व है उनका, कृतित्व इतना बड़ा है। लेकिन हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे और हमारा आज का मुद्दा है, हमारा जो आज का शो है वो है करियर कोच। यानी हम सिर्फ करियर की बातें करेंगे, पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे और वो भी सिनेमा से जुड़ी हुई, टीवी से जुड़ी हुई और ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे अवस्थी जी कि आप पहले तो यही बता दीजिए कि आप इतना सारा कार्य करते हैं तो आप अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे जो युवा साथी जुड़े हुए हैं उनको हमेशा यही शिकायत रहती है, अरे सर टाइम नहीं मिल पाता, अरे सर मैं लेट हो गया, मैं क्या बताऊं, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। आप तो इतना कुछ करते हैं, तो समय प्रबंधन कैसे करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, शुरुआत इससे करते हैं। धन्यवाद अरुणेश जी। आप बहुत सरल और बहुत अच्छे होस्ट हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। शुक्रिया। और मित्रों, समय प्रबंधन के केवल दो ही सूत्र मेरे हैं। एक, बेवकूफी कम से कम करें और जहां आपकी जरूरत नहीं है वहां से तुरंत हट जाएं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें। बस ये दो चीजें अपना लेंगे तो आप जीवन में बहुत बहुत समय निकाल ले जाएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही टिप्स दिया। यानी आपको समय की कद्र होनी चाहिए। और यकीन मानिए, रुपया, पैसा, दौलत ये सब कीमती नहीं होते, कीमती होता है आपका समय, एक एक पल, एक एक मिनट। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। और तो आगे समय बढ़ते तो हैं। समय जी जी। समय का सम्मान आप करते हैं तो पैसा पद सब अपने आप आ जाता है। अपने आप आ जाता है। इसलिए आप हमेशा समय के साथ चलिए, समय का सम्मान कीजिए। और अगला सवाल मेरा अवस्थी जी आपसे ये है कि आपकी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, और खास तौर पर अगर मैं सिनेमैटिक जर्नी की बात करूं कि आपने कौन सी कहानी लिखी, कौन सी फिल्मों के लिए या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए या जी। टेलीविजन सीरियल्स के लिए, और उसमें आपने कितना स्ट्रगल किया, मतलब संक्षेप में आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है।
मैं बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा कि मैं लिख रहा हूं, लगभग 24-25 साल में लिखते हुए हो गए। 92 से लिख रहा हूँ। एक बात, उस वक्त चूंकि हम एक छोटे शहर से आते हैं और हमें उस पर गर्व भी है, लेकिन लोगों ने कहा कि ये छोटी मोटी पत्रिकाओं में छपने से कुछ नहीं होगा। तो देश की शीर्षस्थ पत्रिकाएं हैं हंस, भारतीय ज्ञानपीठ की नया ज्ञानोदय और समकालीन भारतीय साहित्य, केंद्रीय साहित्य अकादमी। इसमें आप आए तो अपने आप को लेखक मानिएगा, वरना मत मानिए। अरुणेश जी, मैंने चुनौतीपूर्ण ढंग से लिया और दिल्ली में, मेरा एक पांव दिल्ली में ही रहता है। मैं दिल्ली के कई मीडिया हाउस में लेक्चर दिए हैं एज ए विजिटिंग प्रोफेसर। वहां आकर के मैं राजेंद्र यादव जी, नामवर सिंह जी, आपके नरेंद्र कोहली जी, रामदर्श मिश्र, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, रविंद्र कालिया, इन सब के संपर्क में आया और मैंने अपनी एक एक कहानी 3-3, 4-4 बार लिखी। उसका दिल्ली में मेरा कहानी पाठ हुआ हिंदी भवन में, और मैं याद करूंगा मेरे मित्र बने हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष उस वक्त के श्याम सखा श्याम जी, बड़े अच्छे मेरे मित्र रहे, हैं अभी भी। तो वहां से मैंने एक एक कहानी पे काम करना सीखा और वो कहानियां वास्तव में नया ज्ञानोदय, भारतीय ज्ञानपीठ, कलेक्टर साहब कहानी जो जाति प्रथा पर थी, बहुत चर्चित हुई। मैं एक एक लाइन बताऊंगा हर एक के बारे में। उस कहानी में दलित कलेक्टर, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना सरनेम छुपाते हैं या दूसरा सरनेम लगा लेते हैं, उसके आधार पे अपनी पहचान छुपा करके वह व्यक्ति किसी ब्राह्मण से सवर्ण की युवती से शादी कर लेता है। क्या होता है उस कहानी में था, भारतीय ज्ञानपीठ में छपी और मुझे पहली बार स्टार बनने का मौका उस कहानी ने। उसी बीच दूसरी कहानी बंबई में छपी कथा बिंब में, इसे कमलेश्वर जी ने स्वीकृत किया था और कथा बिंब में भेजा गया था मेरे द्वारा ही। वह कहानी मेरे टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई। उसे बंबई के हर सर्कल में पढ़ा गया और मेरे पास कलर चैनल की उस वक्त क्रिएटिव हेड, मैं नाम भूल रहा हूँ, किसी फिल्मकार की बहन थी, वो उनका फोन आया उस कहानी को लेकर कि आप बंबई आ सकते हैं क्या, हमें उस कहानी पे बात करनी। उस वक्त मैं नया नया था, तो मैंने होली, 2 दिन बाद होली थी, 2000, ये बात है 13 की। अब मैंने यात्रा की बंबई की, पहुंचा, वहां मिला। और अरुणेश जी, ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को, मैंने पहली बार फिल्मों वालों के जलवे देखे कि वहां बोरीवली में एक नेशनल पार्क है, इसमें व्हाइट टाइगर भी है। उसे गांधी नेशनल पार्क कहते हैं। मैं कंफ्यूज था कि शायद इंदिरा गांधी के नाम पर होगा, पर वो संजय गांधी के नाम पर है, संजय गांधी नेशनल पार्क। वहां वो फिल्म वाले मुझे ले गए संडे के दिन, जब मैंने समय दिया था। और कल्पना करें कि उस वर्ल्ड लाइफ में वो आता है सेंचुरी, उसके गेट से अंदर 1 किलोमीटर का दायरा है। आम आदमी गेट पे पार्क करके पैदल पैदल जा रहा है। वो फिल्म वालों की जो एसयूवी थी सीधे अंदर गई सट से। वो व्हाइट टाइगर का जो पिंजरा था, सामने कैनोपी लगाई गई, 4 कुर्सियां आ गई, मेज आ गई। वहां हमने कहानी डिस्कस की। मैं हैरान रह गया कि क्या ताकत है फिल्म वालों की, या क्या हस्ती होती है। मैं तब नया नया था। वहां मेरी कहानी पे चर्चा हुई और मैं मित्रों को बताना चाहूंगा, वो कहानी सितारा थी, राजस्थान के ऊपर केंद्रित थी। कलर्स ने उसके राइट्स में से खरीदे और पहली कहानी थी, मैंने शर्त रखी नहीं। उन्होंने कहा कि हम इस कहानी पे 500 एपिसोड का धारावाहिक बनाएंगे। मित्रों, मैं यहाँ आने वाली बातें जोड़ रहा हूँ, संक्षेप में हिंट दे रहा हूँ। 4-5 पेज की कहानी पर 500 एपिसोड का सीरियल। मैं कंफ्यूज, मैं कैसे बनेगा ये। उन्होंने बताया आपकी कहानी का पहले पैराग्राफ की 3 लाइन है कि नायिका उठती है, तैयार होती है, बाल काटती है, ड्रेस पहनती है, और इसी पर हम 3 एपिसोड खींच देंगे। इतनी सी बात है कि वो उठ रही है, गुनगुना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे धारावाहिक हम खींचे। ठीक है, मैंने उसके राइट वहां दे दिए थे। वो धारावाहिक आज से 7 साल पहले आया था, इस देश ना जाना के नाम से कुछ था उसमें, वो सब कुछ था, ऊँटों के सीन भी उसमें, ये जो मैंने खास लिखे। वहां से मेरी शुरुआत। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जी। आपकी जर्नी रही और बहुत ही बेहतरीन आपकी शुरुआत रही। अब हम बढ़ते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आपको पता है कि ये जो सिनेमा है की दुनिया है या फ़िल्मों की दुनिया है, ये बहुत ही ग्लैमरस है। और हमारे जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं या जो मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं, इनको जर्नलिज़्म से ज़्यादा इंटरेस्ट फ़िल्मों में है। चाहे वो
कैमरे के सामने हो या कैमरे के पीछे हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में बहुत अच्छे-अच्छे स्टोरी आइडियाज़ आए या बहुत अच्छी वो कविताएँ लिखते हैं। वो चाहते हैं कि उनको भी एक मौका मिले बॉलीवुड की दुनिया में। और आजकल तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं। स्मार्टफ़ोन हर किसी के हाथ में आ गया है। तो बहुत सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए नई-नई कहानियाँ आ रही हैं। तो आप क्या देखते हैं कि बड़ा पर्दा यानी सिनेमा, छोटा पर्दा यानी टेलीविज़न और ये तीसरा पर्दा यानी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर करियर की नई-नई संभावनाएँ क्या हैं? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपने अंदर के रचनात्मक इंसान को, क्रिएटिव इंसान को पहचानिए और उसको सामने लाइए। एक बात, बहुत से लोग डांसिंग में, सिंगिंग में, राइटिंग में या एक्टिंग में या चीज़ों को मैनेज करने में, डायरेक्शन में या चीज़ों को एडिट करने में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन वो उन चीज़ों का साइंटिफिक अर्थ या मीनिंग नहीं जानते। और होता ये है कि वो सोचते हैं कि फ़िल्म में जाने वाले जो युवा लड़के-लड़कियाँ हैं, वो कोई और होंगे। ऐसा नहीं है। आप जैसे ही हमारे जैसे हो। तो मैं पिछली बात को आगे बढ़ाता हूँ कि उस सीरियल में कहानी के बाद मैं बंबई में फिर संपर्क में आया मुकेश खन्ना जी के। मेरे साथी हैं बड़े भाई जैसे संजय तलवार जी। उन्होंने मुझे बंबई में मुकेश खन्ना जी से इंट्रोड्यूस करवाया। वहीं मैं एक अच्छे और मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अतुल कुमार गर्ग से मिला। उनकी क्रिस्टल फिल्म के नाम से बहुत अच्छा और एक 2-3 उनके सेटअप हैं। वो उस वक़्त आम्रपाली फ़िल्म बना रहे थे। उनसे चर्चा भी मेरी हुई बंबई में उनके दफ्तर में। फिर आगे उन्हीं के साथ कुछ मैंने और काम भी किया। तो मित्रों, और आप यकीन नहीं करेंगे, अतुल गर्ग जी ने जब अपनी नई फ़िल्म के लिए कास्ट वगैरह क्रू तय करने वाले थे, तो ऑडिशन अंधेरी के बहुत बड़ा क्रिस्टल मॉल है, वहाँ पर लिया। इटर्नल फ़िल्म्स उनकी फ़िल्म की कंपनी का नाम है, इटर्नल फ़िल्म। तो क्रिस्टल मॉल में उन्होंने ऑडिशन लिया और ऑडिशन टीम का इंचार्ज मुझे बनाया एज़ ए राइटर। और वहाँ ऑडिशन के लिए मुझे फ़िल्म को देखते हुए 2-2 मिनट के डायलॉग लिख के देने थे। और मैं उन्हें वहाँ हाथों हाथ लिख के डायलॉग्स दिए और मैं हैरान रहा, मेरे सामने युवा लड़के-लड़कियों ने, हर उम्र के लोगों ने, करीब 300 लोग ऑडिशन के लिए आए थे। उन्होंने वहाँ मेरे डायलॉग पर परफॉर्म किया, एक्ट करके दिखाया। तो ये दोस्तों का भरोसा भी है और कृपा भी है। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है, उसे ये तय करना चाहिए कि जिस तरह से आप किसी भी नौकरी या करियर के लिए समय देते हैं, 2 साल, 3 साल या 4 साल, उतना ही समय आपको फ़िल्मों में, टेलीविज़न में और ओटीटी। मुझसे भी एक मेरे मित्र ने पूछा कि ओटीटी का अर्थ क्या है? ओटीटी माने ओवर द टॉप, यानी सैटेलाइट से आने वाले चैनल्स, जिसको हमने नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम या आपका कहा जाए सोनी लिव, वूट या आपका मैक्स प्लेयर या अल्ट बालाजी या आपका जी5 नाम दे रखे हैं। इन पर बेशुमार कंटेंट आज से 10 साल पहले से दिखाना शुरू हुआ था और कोरोना काल में, लॉकडाउन काल में इनकी देखने की और दिखाने की परफॉर्मेंस लगभग 200% बढ़ गई। कंटेंट, टीवी सीरियल्स, शॉर्ट फिल्म्स, फुल लेंथ फीचर फिल्म्स यहाँ दिखाई जाती हैं और बहुत सख्त जरूरत है मुंबई इंडस्ट्री को युवा कलाकारों की और युवा टेक्नीशियंस की। तो आपके लिए ये अच्छा मौका है, कोशिश करें। मैंने जब राजस्थान में मैं ऑडिशन लिए थे एक फिल्म के लिए, मेरी कहानी पे शॉर्ट फिल्म बनी थी, तब मैंने युवाओं से कहा था कि आप अपने आप को 3 महीने या 2 महीने बंबई में रख कर देखिए। और मैं ये टिप्स आपको भी दे रहा हूँ, साथियों को जो सुन रहे हैं मेरे, कि आप 2 या 3 साथी मिल जाएं। 4-5 हो जाए बहुत ही अच्छा है। 3 या 4 लोग मिलकर के बंबई जाएं, वहाँ बाकायदा पेइंग गेस्ट या कहीं पर रेंट पर रहें और अच्छे-अच्छे जो आपके मूवी हाउसेस है, यशराज फिल्म्स या आपका बीआर फिल्म्स या आपका करण जौहर फिल्म्स, ये सारे दफ्तर अंधेरी के 1 किलोमीटर के दायरे में सब आस-पास ही है ना? वहाँ आप जाएँ, मिलें, अपने ऑडिशंस के लिए तैयार रहें और एक्टिंग ही नहीं, राइटिंग के लिए भी तैयार रहें। जो और असिस्टेंट डायरेक्टर, और समझिए, असिस्टेंट डायरेक्टर की डिमांड हर वक़्त है।
लेकिन खाली हाथ ना जाए। आपके पास नॉलेज ABCD समझ नहीं है तो मत जाए। पहले अपने अपने घरों में, अपने शहरों में वहां से फिल्म लाइन की बारीकियां सीखें, जाने कि आप किस में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र का AD का काम क्या होता है। इंडस्ट्री में 4 AD रहते हैं एक अच्छे डायरेक्टर के पास, AD1, AD2, AD3, AD4। मैंने चारों से और मेन डायरेक्टर से मेरा कई बार संपर्क रहा, एसोसिएशन रहा, वो सीख करके जाए। और जब 3-4 लोग जाएंगे, मुझे हिसाब से लगता है 3 महीने के अंदर आप अपने लिए एक जगह, एक पांव रखने की जगह बनाने में 100% सफल। बिल्कुल, यानी वहाँ आपको कैसे जो क्या है कहीं करना न है, कहीं इसमें आपकी मेहनत मैं हेल्प करनी कर है दूंगा। और क्या और चाहिए, आइए मुझे आपको पूरी मेरी तैयारी शुभकामनाएं के आप जी। बिल्कुल तैयारी के साथ आपको जाना है और मुंबई में रह के स्ट्रगल करते हैं तो आपकी जो सक्सेस है ना वो बढ़ जाती है अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं और आपके अंदर अगर टैलेंट है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है अवस्थी जी कि आपने देखा होगा आज से ही नहीं बल्कि लंबे समय से सैकड़ों की संख्या में युवा लोग मुंबई जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लंबी-लंबी लाइनों में लगे रहते हैं और इसके बाद बॉलीवुड की दुनिया का स्याह सच या यूं कहें कड़वा सच कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में किस तरह से कास्टिंग काउच होता है, किस तरह से वहां पर नेपोटिज्म होता है। ये भी कड़वे सच हैं उसी इंडस्ट्री से जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां पर आप युवाओं को सलाह दे रहे हैं। इस पर आपका संक्षेप में प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मैं बताता हूँ ये बात कि आप भी जुड़े हुए हैं महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से, आप ये जानते हैं कि गलत लोग हर जगह होते हैं। इंडस्ट्री को इसके लिए दोषी ठहराना उचित नहीं है, वहां भी गलत लोग हैं। लेकिन जिस तरह सोसाइटी में, समाज में हम अपने आसपास या अपने शहर में या अपने कस्बों में भी देखते हैं कि फला फला बदनाम है, गलत है, नेगेटिव है, और फला फला सही है, ईमानदार है, अच्छा है, तो हम अपने कॉन्शियस से, अपनी बुद्धि से सही व्यक्ति चूज करते हैं, या अनजाने में गलत व्यक्ति के चंगुल में फंस भी जाएं तो हम वहां से निकल आते हैं। वैसा ही मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में है। दूसरी बात, पहले के समय में जो आप पढ़ते थे, देखते थे कि लोग मुंबई में जा रहे हैं, हजारों नौजवान लड़के लड़कियां लौट रहे हैं। अब ऐसा नहीं। अब इसलिए ऐसा नहीं कि वहां पहले की तुलना में इस वक्त अवसरों की बाढ़ आई हुई, चांसेस 1000 गुना बढ़ गए, और वहां पर सीरियस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, नए भी हैं, तो काम करना जानते, इन्हें काम करना है, ठीक है। और वहां यकीन जानिए आपकी मर्जी के बिना कोई आप उंगली भी नहीं छू। और हाँ, यदि हाँ, आप में बिल्कुल सही टैलेंट, आप कह रहे हैं, लेकिन सब्ज बाग दिखाकर शोषण करना कहाँ का न्याय है? आप किसी लड़की को यदि आप में कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वे बताते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो आपको हम मुख्य भूमिका में लेंगे या पर्दे के पीछे के मैं कैरेक्टर्स की बात करता हूँ, स्क्रिप्ट राइटर की बात करता हूँ, आपकी कहानी को सुनने के बाद उसको दम नहीं लगा, क्योंकि आपकी कहानी में समाज की सच्चाई को दिखाया गया है, तो आपका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर क्या कहता है? अरे नहीं, इसमें कुछ तड़का लगाइए, अरे नहीं इसमें ऐसी सीन्स डालिए, ऐसे डायलॉग्स लिखिए जो कि यूथ को अट्रैक्ट करे, क्योंकि हमें हिट करवाना है। उदाहरण के साथ मैं बात करता हूँ उल्लू ऐप, कू ऐप, नेटफ्लिक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कंटेंट एक जैसा है या सारे प्रोड्यूसर एक जैसे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो एक तरह से नए उभरते हुए कलाकारों के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं बल्कि अन्याय कर रहे हैं। इस पर मैं आपकी संक्षेप में प्रतिक्रिया राज कुंद्रा के केस से जोड़कर देखना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर जिस तरह के उनके आरोप लगे हैं उस पर आपकी संक्षेप में क्या प्रतिक्रिया है, इसके बाद हम सवाल लेते हैं जो युवा साथी हमारे साथ आपने जुड़े हैं। आपने युवाओं के लिए और आने वालों के लिए एकदम सही और मर्मात्मक सवाल पूछा है। पहली बात मैं बता दूं कि मैं युवाओं को और हर वर्ग के लोगों को, वहां हर वर्ग के लोगों के लिए काम है, आश्वस्त कर दूं कि आप यदि शॉर्टकट अपनाते, यदि आप कास्टिंग वाला में कि अभी हमारी योग्यता तो साहब 2% है और हम काम चाहते हैं 40% वाला, वहां एक। दूसरी बात, कंप्रोमाइज आज की पीढ़ी, विशेषकर किसी भी एज ग्रुप के हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, कंप्रोमाइज आज ही नहीं है, सदियों से चला आ रहा है इस हिंदुस्तान में कंप्रोमाइज, समझौता। और वो समझौते में दिक्कत क्या आती, मैं बता दूं, मैं बंबई बड़ा रहा जी हूँ, साल संक्षेप में में, कुछ 3-4 सवाल भी महीने। हमें लेने हैं और समय का भी अभाव है, तो थोड़ा संक्षेप में, संक्षेप में।
उसमें उसमें जो है कंप्रोमाइज में, यदि आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं और आपको वो चीज मिल रही है, वहां दोनों पार्टियों को कोई एतराज नहीं। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि आपका शोषण कर लिया जाता है, आपको धोखा दिया जाता है, आपको वो लक्ष्य दिखा करके लक्ष्य नहीं दिया जाता। बिल्कुल। ऐसे लोगों से बचना है, सावधान रहना है। और दूसरी बात, जो अभी आपने बात की डर्टी पिक्चर कह लीजिए आप, कुंद्रा वाली, वह किस शहर में नहीं है? बिल्कुल। हमारे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ वो चीजें नहीं, लेकिन हमें बचना है। दरअसल ये हमारे संस्कारों पे, हमारी प्रतिबद्धता पे निर्भर करता है कि हम अपनी निगाह और बुद्धि से गलत चुनते हैं कि सही चुनते हैं। एक बात, अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि जब मैंने वहां पर इंचार्ज रहा ऑडिशन का, मुझे हैरानी होती है कि अच्छे अच्छे परिवार के लोग आए और सबने मेहनत के साथ ऑडिशन, और कईयों ने, और मैं अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अतुल कुमार गर्ग और उनकी असिस्टेंट नेहा वैद्य का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और उस ऑडिशन में जो हमने लोग क्लिक किए, जेन्युइन, मैं जानता भी नहीं, उनको उन्होंने ब्रेक भी, चांस भी। कहने का ये है, अंत में मैं इस सवाल के जवाब में कहना चाहूंगा, ये अपने आप को पहले स्कूल, कॉलेज, अपनी कॉलोनी, सोसाइटी में अपने आप को आजमाइए। यदि आपको राइटिंग का शौक है तो अपनी राइटिंग को सामने लाइए, बेहिचक सामने लाइए। एक्टिंग का शौक है तो अपनी कॉलोनी में, मोहल्ले में एक्टिंग करके दिखाइए, बिल्कुल शर्माइए मत। सही, कि यानी आप अपना संकोच पोर्टफोलियो नहीं कहीं ना रखेंगे। कहीं आप स्ट्रांग कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिना आपको जान पहचान के या बिना किसी और नॉलेज के आप जो वहां पे आपने मुंबई पहुंच गए। हंसे वाली बात कही, जी। अभी पोर्टफोलियो ऑनलाइन स्ट्रांग करना बेहद फेसबुक पे जरूरी है ऐसे आपको। कई लोग ऐसे हैं ऑनलाइन में, फेसबुक पे, जो आपको फिल्मों के नाम पे, ऑडिशन के नाम पे धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। उनसे दूर रहिए। सावधान रहिए। बिल्कुल। तो अब हम युवा साथियों के सवाल लेते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन सबसे पहले पूछना चाहेगा? और संक्षेप में पूछिएगा और संक्षेप में ही जवाब, क्योंकि समय का अभाव है। जी सर, मैं पूछना चाहूंगा। उद्देश्य मंगल नाम है मेरा। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब भी हम किसी ग्रामीण क्षेत्र के एक्टर की बात करें, तो जब वो निकलता है और अपने माँ बाप से कहता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ फिल्मों के काम के लिए, तो माँ बाप के मन में या समाज के मन में एक अवधारणा बन जाती है कि यार 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा, रगड़ के वापस आ जाएगा, यहीं की यहीं आ जाएगा, और उसको उसी निगाह से देखा जाता है। तो इस अवधारणा के बारे में आपका क्या कहना है जो समाज के में बनी हुई है, बॉलीवुड ले लो या फिल्म इंडस्ट्री के लिए? जी सर। ठीक है, मैं बता दूं, जैसे हमारी इंडस्ट्री में कई ऐसे युवा सितारे हैं जो एमबीए बीटेक, क्योंकि सेनन जो है बीटेक है, जॉन अब्राहम जो है एमबीए है, आयुष्मान खुराना जो है पीजी है विश्वविद्यालय से। तो क्वालिफाइड बन करके आइए, नंबर 1। नंबर 2, आप अपना सेकंड ऑप्शन तैयार रखिए। ऑलवेज प्रिपेयर योर सेकंड ऑप्शन क्या रहे। और तीसरी बात, अपने आप को जज करके 1 साल कम से कम दीजिए, और माँ बाप से ये यकीन कीजिए, 1 साल में यदि मेरा कुछ बना नहीं तो मैं लौट के आ जाऊं। अब मित्रों बता दूं, अभी इतना अच्छा मौका गया, 1 साल काफी है आपको, अगर ईमानदारी से मुंबई में स्ट्रगल करते हैं और आप में जरा सा भी टैलेंट है, तो राइटिंग में, एक्टिंग में, असिस्टेंट डायरेक्टर में आपको 1 साल में मौके पर्याप्त मिलता है। बिल्कुल। ये आपका रहेगा, और माँ बाप के सपनों को पूरा करना भी चाहिए। बिल्कुल। और ये बिल्कुल आप उद्देश्य, आपका सवाल मुझे इसलिए प्रासंगिक लगा क्योंकि एक जमाने में हमारे समाज की मानसिकता यही थी कि कोई भी लड़का या लड़की वहां पे फिल्मों में काम करता है ना, तो उसको गलत नजरों से ही देखा जाता है। अब इस मानसिकता में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से सुधार नहीं आया। अभी भी अगर एक मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का बिलोंग करने वाला लड़का या लड़की अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसको करियर अपना मुंबई में बनाना है, बॉलीवुड में बनाना है, तो उससे वो पेरेंट्स मना ही करते हैं। लेकिन धीरे धीरे सोच में बदलाव भी आ रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि आप अच्छे खासे पढ़ लिख कर जाएं, जिसका उदाहरण संदीप जी ने दिया। उसके अलावा अगर आपके अंदर टैलेंट है तो देखिए ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कितना लंबा संघर्ष किया और आज की तारीख में वो बेहतरीन एक्टर्स जाने जाते हैं। मनोज वाजपेयी आपके दूसरे उदाहरण है। अब हम अगला सवाल लेते हैं मैं गौरवी दो से। बात से दो दो चीजें और कहूंगा। यह बालाजी हाउस है एकता कपूर जी का, और वहीं के वहीं आपका राष्ट्रीय फिल्म्स भी है, बिल्कुल। जहां आपका सिद्धिविनायक मंदिर है, सामने दफ्तर राष्ट्रीय फिल्म्स का है। कविता बड़जात्या उनकी, सूरज जी की बहन, कई अच्छी फिल्में, सीरियल बना रहे हैं अभी जो फैमिली ओरिएंटेड हैं। आप वहां अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। और विथ राष्ट्रीय प्रॉपर राष्ट्रीय तैयारी। राष्ट्रीय फिल्म्स जो है
बहुत ही हमारे देश के जो संस्कारों वाली फिल्में बनाते हैं ना, हम आपके हैं कौन, नदिया के पार, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। चलिए अब समय भी थोड़ा सा कम है, गौरवी जल्दी से अपना सवाल कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नमस्ते। सवाल है, अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए क्या करना चाहिए? गुड, बहुत अच्छा सवाल है। मैं बता दूं, 3 गुण आप में होने चाहिए। एक, आपने कम से कम भारत के 10 क्लासिक उपन्यास, कहानी या कविता संग्रह पढ़े होने चाहिए। नंबर 2, कहानी या शॉर्ट स्टोरी लिखना और स्क्रिप्ट लिखना टोटली डिफरेंट का। कहानी पहले लिखी जाती है, उसके बाद उसका लिखा जाता है पटकथा, और फिर लिखा जाता है आपका संवाद के साथ पटकथा। वो कहलाता है फाइनल स्क्रीन प्ले। इसके लिए आपको पता होना चाहिए किस पात्र का क्या संवाद होगा और क्या नहीं होगा, और साथ में जो सब सोच रहे हैं, सब लिख रहे हैं, वो तो लिखना ही नहीं है, उससे अलग। कहने का अर्थ है, लिखने में समय लगता है मुझे मुश्किल से 3 या 4 घंटे, लेकिन प्लॉट सोचने में, उसको डेवलप करने में, उसके डायलॉग सोचने में कम से कम 15 दिन लगते हैं। ये तैयारी जरूरी है, अभी से बिल्कुल। तैयारी करेंगे तो 2-3 साल बाद आप जम जाएंगे। हाँ, और थिंक समथिंग डिफरेंट। जो अवस्थी जी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि जैसा सब कुछ कर रहे हैं वैसा ही हम करें, आप खुद डिफरेंट स्टोरी आइडिया लेके आइए। और आजकल की यूथ के पास तो स्टोरी आइडियाज की भरमार होती है। अगला सवाल लेते हैं सदब से। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय चैनल वाईटी। सर मेरा छोटा सा सवाल है कि पहले फिल्म्स जो हैं वो पर्दे पर होती थी तो उसको शायद इतना ज्यादा बुरा नहीं मानते हैं फैमिली में, लेकिन ओटीटी पर जो दिखाया जाता है बहुत ज्यादा उसमें कुछ ऐसी चीजें भी डाल दी जाती हैं जो हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो क्या आप ये मानते हैं कि यहाँ पर भी कोई सेंसर बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि हम उसको अप्लाई कर सकें, इस पर कुछ ख्याल रखा जा सके इस बात का? देखिए, यदि ओटीटी पर आप सेंसर लगाएंगे तो ओटीटी खत्म हो जाए, ओटीटी का पर्पज ही खत्म। एक दूसरी बात यह है, ओटीटी पे जैसे सेक्रेड गेम्स हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला और सैफ अली खान वाला, या मिर्जापुर हो, उसमें कई बोल्ड सीन थे, लेकिन उस चीज को आप स्क्रीन से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते। यदि हम ये सोचे कि हमें बोल्ड सीन या गाली वाले सीन देखने ही नहीं है, हमें अच्छा देखना है, तो माफ कीजिएगा, फिर आप फिल्मों, सीरियल या ओटीटी के लिए नहीं बने हैं, फिर आपको मंदिरों में जाकर सत्संग करना चाहिए। बिल्कुल। अब अगला सवाल लेते हैं जसप्रीत कौर से। जी सर नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर। सर मेरा आपसे ये सवाल था कि जो युवा है, युवा पीढ़ी, उसका आजकल ये मानना है कि हम ऑन कैमरा रहना चाहते हो। पहले का जमाना गया कि नहीं यार मेरे को कैमरे के सामने नहीं आना। युवा पीढ़ी ज्यादातर चाहता है कि मैं एक्टर या एक्ट्रेस का रोल करूं, या मैं डायरेक्टर नहीं बनना चाहते, ना कास्टिंग ना कुछ। उन पे सर आप अपनी कोई राय रखना चाहेंगे? उनको टैलेंट नहीं समझती होती, वो पॉपुलैरिटी समझते हैं। उस पे आप अपनी कोई राय रखना चाहेंगे? उसे हम एक नाम देते हैं ग्लैमर। वो ग्लैमर से इम्प्रेस होते हैं तो सब आ जाता है। उसका उपाय ये है, खासकर आप लड़कियों के सामने या महिलाओं के सामने, कि आप जहां जहां हैं, दिल्ली में आप बजाय कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने के, श्री राम सेंटर है, वहीं पर आपका रिपर्टरी है एनएसडी का, वहां के आसपास कई नाटक प्ले करने वाले हैं, उनसे पहले जुड़िए। वहां आप 1 साल 2 साल अपने आप को मांझिए, और फिर जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए, अकेले बंबई लड़कियों के लिए आज भी सेफ नहीं है, कोई भी शहर सेफ नहीं होता है, तो वहां 2-3 आप ग्रुप के लोग मिल जाएं और 2-3 मिलके वहां जाएं, तो बंबई आपकी है, आपका इंतजार करता है। बिल्कुल। अब कार्यक्रम के आखिर में आपसे यही सवाल करना चाहेंगे जो सदफ ने पूछा था, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़कर पूछना चाहूंगा आपसे। आप जानते हैं कि मास मीडिया, जनसंचार, चाहे वो जर्नलिज्म हो चाहे वो मीडिया हो, इनका बेसिक पर्पस टू एजुकेट, टू अवेयर, टू इन्फॉर्म, और सेकेंडरी पर्पस टू एंटरटेन है, यानी एंटरटेनमेंट है। भले ही आप फिल्मों की दुनिया से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को नहीं समझेंगे। बजाय दर्शक को ये कहने के कि आप इस सीन को फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए या इस डायलॉग को म्यूट कर दीजिए, फिल्मकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते हैं कि उनको क्या दिखाना चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए, ताकि समाज में उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े।
क्या क्रिएटिविटी के नाम पे न्यूडिटी दिखाना जरूरी है? क्या समाज में कुछ गलत अगर हो रहा है तो उसको गाली गलौज के तौर पर आपको स्क्रीन में दिखाना जरूरी है? क्या सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर आप कुछ भी दिखा देंगे? कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अगर फिल्म सेंसर बोर्ड हमारे देश में हो सकता है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए सरकार ने हाल ही में गाइडलाइंस जारी की हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग हैं, ये मिलकर एक सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या नहीं बना सकते हैं? क्या ये खुद अपने दायरे तय नहीं कर सकते हैं जिससे कि समाज में सकारात्मक प्रभाव जाए? और आखिरी में आपसे यही जानना चाहूंगा कि एक जमाने में कहा जाता था कि सिनेमा समाज का दर्पण है, और मैं इसी को उल्टा कर देता हूं कि समाज का दर्पण सिनेमा भी तो बन सकता है। इस पर आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होंगे? बिल्कुल सही है। मैं अरुणेश, आपने जो सवाल पूछा है, सवाल नहीं है, वो बहुत लोगों के मन की भड़ास भी है और जो भी है अच्छी बात है। पहली चीज कि ओटीटी के लिए जो रेगुलेशन अभी सरकार ला रही है वो चाहे दिखावे के लिए है, लेकिन उस पर इम्प्लीकेशन में बरसों लग जाएंगे। तो ये ओटीटी चैनल्स हिंदुस्तान से रेगुलेट नहीं होते, ये सिंगापुर से, हांगकांग से या कहीं और से रेगुलेट होते, वहां से ही आते हैं। एक बात तो प्रॉब्लम यही है कि कहाँ से कहाँ आएंगे। बड़ी हद तक गवर्नमेंट चाहे तो उनको लगाने पे बैन कर सकती है, इसे कोर्ट उस बैन को हर खोल देगा। नंबर 1। नंबर 2, निस्संदेह फिल्मकार की ये जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय फिल्म ले लीजिए, मैंने एग्जाम्पल दिया, वहाँ के हमारे मित्र हैं, साथी हैं, सीईओ गुप्ता जी, पीएल गुप्ता जी हैं, सूरज बड़जात्या जी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मालिक हैं राष्ट्रीय फिल्म, यानी कहीं ना कहीं आप ये भंसाई ले लीजिए, बिल्कुल, ये सब लोग जो अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं हमारे समाज में। राष्ट्रीय प्रोडक्शन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आर्ट बालाजी तो इंडिया का है, वो क्यों नहीं अच्छे कार्यक्रम बना सकते हैं? और बाकी जो नेटफ्लिक्स वगैरह है, जी बिल्कुल समय का अभाव है अवस्थी जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे। मैं अगली मुलाकात एक और मीटिंग हम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। मैं अपना कमेंट वाइंड अप कर लूं कि ये 10 लोग जैसे सेकंड्स अच्छा केवल, क्योंकि मीटिंग ऑटोमेटिक आउट हो जाएगी, जूम की लिमिट होती है। जी, तो हम उनसे बचकर रहें और अपनी जिम्मेदारी समझें। और दर्पण नहीं होता है, पहले कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण, ऐसा नहीं है। समाज जो है वो साहित्य और लेखक, वो समाज के आगे चलने वाली मशाल है। नामवर सिंह जी ने, रामविलास शर्मा जी ने, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसे स्टोरी आइडियाज लाना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए जो समाज के युवाओं को एक प्रेरणा दे सके, ना कि आप उनको जो है बिगाड़ने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए।